जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए जेड अध्ययन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी को समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मिलान प्रश्न और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को आसान शब्दों में समझने वाले हैं। आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का छोटा डिटेल आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके आगे के सब्जेक्ट को समझने के लिए। और उससे भी बेहतर ये है कि एग्जाम में पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से लो, पहला चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले। इसीलिए आपको ध्यान से इसका तैयारी करना चाहिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से इटली और जर्मनी किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, उस चीज को, उस प्रश्न को, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ग यानी कि यूरोप में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। मतलब कि किस शासक वंश की जो था वियना सम्मेलन के द्वारा फिर से स्थापना हुआ था फ्रांस में। तो इसका जो सही आंसर है बुर्बो वंश यानी कि ऑप्शन ग सही आंसर है। बुर्बो वंश से ही आपका मेटरनिक आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ख यानी कि कार्बोनरी से। मेजिनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी कि इनमें से कौन था जो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। तो इसका ऑप्शन ग सही आंसर होगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। देखिए, विक्टर इमैनुअल राजा था, काउंट काबूर को इसने किस पद पर नियुक्त किया, तो इसको नियुक्त किया था प्रधानमंत्री पद पर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, गेरिबाल्टी पेशे से क्या था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, गेरिबाल्टी पेशे से नाविक था यानी कि नाव चलाता था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि ऑप्शन ख सही आंसर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन रायन राज्य का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, किन की एक संस्था थी, जालवेरिन किन की एक संस्था थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, वैज्ञानिकों की या फिर पादरी सामंतों की। तो इसका जो सही आंसर है व्यापारियों की। जालवेरिन किनकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन ख सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो अवलंबन किया था रक्त एवं लौह की नीति का, इस ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क एक सबसे बेहतर कूटनीतिज्ञ था, तो बिस्मार्क ने ही इसका अवलंबन किया था। तो ऑप्शन ग सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन घ 1871 को सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका जो सही आंसर है यूनान यानी कि ऑप्शन ख सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, या फिर किनके, ये एड्रियानोपुल तो एक देश है, इनकी संधि किसके साथ हुई थी। तो इसका जो संधि हुआ था तुर्की के साथ हुआ था। तो ऑप्शन क सही आंसर है। तो आई होप कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोग आसानी से याद हो जाएगा। अब बिना देरी करते हुए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिलान करने के लिए सूचियां दी गई है, उनको मिलान करना है। तो देखिए, मैंने इसका पूरा लिस्ट बना दिया है। ये तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक जो आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ये समूह अ और समूह ब, ये विकल्प दिए गए हैं, इनको मिलाना है। इनका जो सही आंसर है वो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहला है, मैजिनी का क्या था, या फिर मेजिनी क्या था, ये संबंध किससे था। तो मेजिनी बेसिकली इटली से संबंधित था वो।
इटली का शासक था, एक उसके एकीकरण का एक बहुत बड़े क्रांतिकारी था। हीगेल क्या था? हीगेल एक दार्शनिक था, ठीक है? और बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक आपका क्या कहते हैं उसको, जर्मन चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर था। उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री मतलब चांसलर ही समझिए। उसके बाद आपका विक्टर इमैनुअल क्या था? तो विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिज्ञ था। तो ये जो आंसर है यहाँ पर सही आंसर दिया गया, इनको मिलाना है। तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ख आ जाएगा, हीगेल बन जाएगा आपका दार्शनिक, बिस्मार्क आपका जर्मन चांसलर, और ये इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसी तरीके से आप लोग लिखना है, बस इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, उसी तरीके से आपको मिलान चिन्ह करना है, मिलान करने के लिए बताया गया। तो इसका आंसर देखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था वो लिखना है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1814 से 1815 के बीच में। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में होता है। मेटरनिख का पतन 1848 में होता है। बेसिकली देखिए, वियना सम्मेलन में मेटरनिख ये इसका वियना सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिख करता है, तब से इसका शासन शुरू होता है और 1848 तक में आते-आते इसका शासन खत्म हो जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण आपका 1870 ईस्वी में होता है, और फिर सेडोवा का युद्ध कब होता है? 1871 ईस्वी में, जिसके बाद से ये फाइनल रिजल्ट आता है इटली के एकीकरण का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, 1 नंबर का घ लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन को, जो कि ये भी मिलान करने के लिए आप लोगों को दिया गया है। तो कोसुथ क्या था? कोसुथ जो था हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था, मतलब हंगरी का एक राष्ट्रवादी नेता था। तो 1 नंबर का ख आंसर हो गया। उसके बाद एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी आपका 1829 ईस्वी में, यानी कि आपका ये क आंसर होगा इसका। उसके बाद यूनान की स्वतंत्रता, यानी कि यूनान को कब स्वतंत्रता मिली, आज़ादी कब मिली? तो इसका आंसर होगा 1832 ईस्वी में, ठीक है? यानी कि ऑप्शन घ। उसके बाद आपका पोलैंड का में आंदोलन कब हुआ था? तो पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इसका 4 नंबर का आंसर होगा। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, लेकिन काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, जिसकी तैयारी अगर आप सही से नहीं करते हैं, तो आपका नंबर में जो डिफरेंस दिखेगा बहुत ज़्यादा। आप लोग हिस्ट्री का बाकी सभी चैप्टर का तैयारी कर लीजिए, लेकिन इसका मदद कीजिए, तो आप लोगों को नंबर ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आपने कुछ भी हिस्ट्री का तैयारी ही नहीं किया। तो पहला चैप्टर आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिए। और आगे आने वाले वीडियोस चैप्टर वाइज आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे इस चैनल पर। कभी-कभी कहा नहीं जा सकता है, इमरजेंसी होती है तो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी राजनीतिक व सांस्कृतिक भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा या फिर इतिहास की समानता के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब कि कोई अगर गुलाम देश है, या फिर मान लीजिए किसी एक ही देश में यहाँ अलग धर्म, अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, इधर अलग लोग रहते हैं, तो दोनों अलग-अलग देश के निर्माण करने की भावना पनपती है उनके अंदर। और ये अगर कैसा होती है कि देश को बाँट दिया गया है कई हिस्सों में, तो लोगों में ये भावना जो उठता भी है कि हमें जुड़ना है। अगर एक ही संस्कृति, एक ही भावना के लोग रहते हैं, तो वो आपस के एक राष्ट्रीय एकता जो भावना हो गई कि हमें सभी दिक को जोड़ के रखना है, उसी को राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे आप लोग, मेजिनी कौन था? तो मेजिनी कौन था, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, और सिंपल सा आंसर देखिए। मेजिनी इटली का महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। उसने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। यंग इटली का निर्माण किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप लोगों को बहुत बार। अपने लेखन व विचारों से इटली के एकीकरण तथा स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत आधार दिया। मतलब कि एक लेखक भी था, दार्शनिक बोल सकते हैं, जो लिखता था, उससे लोगों के ये राष्ट्रवाद की भावना का बढ़ावा या फिर फैलाने का कोशिश करता था, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो कौन सी ऐसी परेशानियां थी जो जर्मनी के एकीकरण को सफल नहीं होने दे रही थी? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए, जर्मनी अनेक छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद जब मेटरनिख आया, तो उसने जर्मनी को कोई कई सारे हिस्सों में बांट दिया। और राजनीतिक असमानता, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, मतलब कि राजनीति में असमानता थी, आर्थिक मतलब कि
कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादातर लोग जो गरीबी भी की ओर जा रहे थे। सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब संस्कृति में भी अलग-अलग थी और ऑस्ट्रिया का विरोध सबसे बड़ा तो इसका वादा ये था कि ऑस्ट्रिया इसकी एकीकरण का विरोध करता था। क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था और मेटरनिख कभी नहीं चाहेगा कि एकीकरण हो, जिससे कि उसका सत्ता, शासन खत्म हो। ये सभी उसके एकीकरण की बाधाएँ थी। इनको आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मेटरनिख युग क्या था? मेटरनिख युग सिंपल सा चीज़ है। देखिए 1815 में वियना सम्मेलन, जो कि यहाँ पे मैंने बताया 1815 में वियना सम्मेलन होता है, जिसका नेतृत्व करता है आपका मेटरनिख, ठीक है? वियना में। और 1815 से लेके 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तक का समय मेटरनिख युग कहलाता है। मतलब कि 1815 में मेटरनिख आता है और 1848 तक ये चलाता है अपना शासन। तो इसी युग को क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। इस दौरान ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटरनिख के यूरोप में प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद के आंदोलनों को दबाया। यानी कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते या फिर आंदोलन करते, उन आवाज़ों को उनको दबा देते थे, ताकि एक ये स्वतंत्रता की आज़ादी का आवाज़ ना उठे। अब फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था चैनल पर, बट उसमें रिस्पॉन्स आप लोगों का बढ़िया नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो अब डिटेल में ही वीडियो बनाते हैं। तो देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन-कौन से कारण थे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लुई फिलिप, जो कि एक उदारवादी योग के समर्थन से शासक बनने के बाद भी विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी कि ये अब समर्थन इसको कौन दे रहा था? उदारवादी लोग दे रहे थे। उदारवादियों के समर्थन से ये शासक बनता है, लेकिन शासन में आने के बाद जो इसके खिलाफ थे, यानी कि प्रतिक्रियावादी लोग थे, जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, विकास नहीं चाहते थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनको खुश करने के लिए ये कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो गीजो जो था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, उसको अपना प्रधानमंत्री बना देता है। तो अगर इन लोगों के जो दुश्मन है, उदारवादियों के दुश्मन को अगर कोई प्रधानमंत्री बनाएगा, तो उसके खिलाफ तो गुस्सा होगा ही लोग। तो ये सबसे पहला कारण था। दूसरा, कट्टर प्रतिक्रियावाद गीजो किसी भी प्रकार की वैधानिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार का विरोध करता था। मतलब कि किसी भी तरीके का विकास का काम हो, सुधार हो, उसका विरोध करता था गीजो। जिसके कारण देश में भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। अब इतनी सारी समस्या बढ़ेगी तो लोग तो फिर इसके खिलाफ विरोध करेंगे, गुस्सा होंगे ही। अब फाइनली आप लोग तीसरा का ये कारण ये था कि लुई फिलिप के शासनकाल में विदेश की नीतियां भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। यानी कि विदेश नीति में भी लुई फिलिप को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये भी एक कारण था, जिसके कारण इसका 1848 की क्रांति हुई। तो अतः इन कारणों की वजह से लुई फिलिप के खिलाफ पेरिस में, आपके फ्रांस का राजधानी पेरिस में 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। और 22 फरवरी को इसका तो विशाल भोज का आयोजन होता है और 2 दिन के बाद, यानी कि 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को इंग्लैंड भागना पड़ा। इतना बड़ा आंदोलन था। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका पूछा गया। तो देखिए, इटली हो, जर्मनी हो, बेसिकली सब पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। तो ऑस्ट्रेलिया जो था, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा था। वियना सम्मेलन 1815 के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली को छोटे-छोटे राज्यों में बांट दिया। वहीं जर्मनी में 39 रियासतों का संघ बनाया। इटली को छोटे-छोटे रियासतों में बांटा और जर्मनी को 39 रियासतों में ही बांट दिया, जिस पर प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। यानी कि ऑस्ट्रिया इन पर कंट्रोल करता था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद एकीकरण की लड़ाई तेज हो गई। यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1830 की, उस क्रांति की वजह से जो यहाँ पे जर्मनी और या इटली के लोग देखे कि पड़ोस में इतनी बड़ी क्रांति सफलतापूर्वक हो गया, तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी की वजह से एकीकरण की जो लड़ाई थी, वो तेज हो गई इन देशों में। और इटली के राष्ट्रवादी शासकों के निरंतर प्रयास से 1871 को इटली का एकीकरण संभव हुआ और हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक था? तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट तो एक शासक था, आक्रमणकारी था। उसने यूरोप के कुछ हिस्सों में आक्रमण किया और जो पहले बटे हुए थे अलग-अलग हिस्सों में, मान लीजिए कि ये पूरा जो ये यूरोप है, इस यूरोप का जर्मनी ये 10, 12, 15 हिस्सों में बटा हुआ था, इटली बटा हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे जो क्षेत्र थे बटा हुआ था।
अब ये नेपोलियन ने इन पर हमला किया और 2-3 राज्यों को एक साथ जोड़ दिया। फिर इसी तरीके से 2-3 राज्यों को एक साथ जोड़ दिया। सड़कें बना दिया इनको विकास के लिए और भी कई सारे की सुविधा दिए। तो इसकी वजह से लोगों में ये भावना जगी कि हम एक साथ हैं, एक जैसे हैं, तो हमें एक साथ रहना चाहिए। तो वही चीज़ उसी की वजह से राष्ट्रवाद का विकास होता है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसने इटली और जर्मनी के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण कर हमला करके आपस में जोड़ा। नेपोलियन ने समान नागरिक संहिता लागू किया। समान नागरिक संहिता लागू मतलब कि सभी लोगों को समान नागरिकता दिया, जिससे कानून और अधिकार सबके लिए समान हो गए। और साथ ही उसने सड़क और संवैधानिक सुधार भी किया। उसकी नीतियों से उदारवादियों में यह भावना भी पैदा हुई कि कोई विदेशी यानी कि था तो नेपोलियन एक विदेशी उन पर शासन कर रहा है। इस कारण से नेपोलियन के विरुद्ध भी लोग एकीकरण और राष्ट्रीयता स्वतंत्रता के विकास में एकजुट हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अगला सवाल आप लोग देखेंगे यहाँ पे गैरिबाल्डी के कार्यों पर चर्चा करना है, यानी कि गैरिबाल्डी कौन-कौन से काम किए। तो ये सब सवाल के आंसर लिखने के लिए सिंपल सा चीज देखिए, गैरिबाल्डी के बारे में पूछे, बिस्मार्क के बारे में पूछे या फिर किसी के भी बारे में पूछे, तो आपको सिंपली उसके बारे में 1-2 लाइन लिख देना है कि वो क्या था, पेशे से क्या था और क्या करना चाहता था। उसके बाद उसने क्या किया वो लिखना है और फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट था उसको लिखना है। तो देखिए गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और पेशे से नाविक था। ये तो सिंपल सा चीज है, जो इटली में गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, यानी कि इटली को में गणतंत्र स्थापित करना उसका उद्देश्य था। इसीलिए उसने अपने कर्मचारियों, ये एक नाव, गैरिबाल्डी क्या था, नाविक था। तो उसके नाव कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे, स्वर्ण सेवक थे, उसके पास जितने भी लोग थे, उनकी एक सेना बनाता है और इटली के सिसिली और नेपल्स, ये इटली के 2 क्षेत्र हैं, इन पर हमला करके आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब कि जीत लेता है। और इन रियासतों में उसने गणतंत्र स्थापित किया और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला इन क्षेत्रों में। लेकिन उसके बाद यहीं तक वो रुकने वाला नहीं था। उसने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। रोम इटली का ही रोम एक अलग क्षेत्र था, परंतु काउंट काबूर जो था, काउंट काबूर ये नहीं चाहता था कि गैरिबाल्डी रोम पर हमला करे। इसीलिए इसका विरोध कर किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दिया। काउंट काबूर ने भेजा था। और इसी बीच गैरिबाल्डी और काउंट काबूर, जो जिसने सेना भेजा था और जो ये चाहता था कि रोम पर हमला करे, उन दोनों की मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है, जिससे गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करना की योजना रोक दिया। मतलब कि समझौता हो जाता है या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से बोलता है गैरिबाल्डी कि चलो मैं अब हमला नहीं करूंगा। और इसका निष्कर्ष क्या आपको क्या लिखना है कि अतः गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स की सत्ता बिना किसी स्वार्थ के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और एक साधारण किसान की जीवन बिताने लगा। सिंपल सा चीज है। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। देखिए विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण के बारे में पूछा है, बिस्मार्क के लिए। तो बिस्मार्क जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ था, आप लोग इतना ध्यान रखिए। लेकिन विलियम जो था एक राजा था जर्मनी का, और बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। तो विलियम इतना दिमाग नहीं चला सकता था, तो इसने बिस्मार्क को क्या किया, अपना यह प्रधानमंत्री बना देता है। तो वही उसी वजह से यहाँ पे आप लोग वही चीज लिखना है कि जर्मनी का राजा था बिस्मार्क विलियम प्रथम। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए सफल कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उससे पूरा अधिकार दिया कि बिस्मार्क पूरा अधिकार दिया कि एकीकरण के लिए तुमको जो भी करना पड़े करो। तो बिस्मार्क ने क्या किया, रक्त एवं लौह की नीति का अपना करके सेना को संगठित किया और युद्धों की रणनीति बनाई। विलियम प्रथम ने सेना को मजबूत किया और युद्धों में बिस्मार्क का साथ दिया और बिस्मार्क की नीतियों को समर्थन प्रदान किया। उसने बिना जर्मनी का एकीकरण का संभव नहीं था, मतलब कि विलियम प्रथम के समर्थन के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था बिस्मार्क के लिए। तो इसी चीज को आपको लिख देना है, 2-3 पॉइंट ही आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय नहीं है। यहाँ पे ये चीज मिस हो गया है। देखिए इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान पूछा गया। तो आपको मेजिनी के बारे में सबसे पहले लिखना है, फिर काउंट काबूर, फिर गैरिबाल्डी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप मेजिनी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए मेजिनी जो था एक साहित्यकार, महान क्रांतिकारी और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उन्होंने कार्बोनरी संगठन में से जुड़ करके इटली में राजतंत्र समाप्त करने का प्रयास किया,
परंतु ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने आंदोलन दबा दिया, जिससे कि उसे पलायन करना पड़ा। ठीक है, इटली से वो इंग्लैंड भाग गया, यह ऑस्ट्रिया भाग गया था। फिर 1848 की जो क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसमें वो लौट करके आ जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय वो यंग इटली संगठन का स्थापना करता है, लौट के आता है इटली और यंग इटली संगठन का स्थापना करता है, जिससे कि इटली की जनता में राष्ट्रवाद की और स्वतंत्रता की भावना की जागृत होती है। ये इटली के एकीकरण को पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, लेकिन इसके यंग इटली की स्थापना करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करता है। अगला आप लोग लिखना है काउंट काबूर का क्या योगदान था। देखिए, काउंट काबूर पिडमाउंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के एकीकरण के लिए का निर्माता कहा जाता है, यानी कि काउंट काबूर को क्या कहा जाता है, इटली का एकीकरण का निर्माता कहा जाता है। वह व्यवहारिक और कुशल कूटनीतिज्ञ था। कैबूर ने काउंट काबूर ने फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय से समझौता करके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मतलब कि नेपोलियन जो तृतीय से इसने समझौता किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और उत्तरी इटली को स्वतंत्र कराया। उसने इटली के विभिन्न राज्यों को आपस में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विक्टर इमैनुअल को एकत्रित इटली का राजा बनाने में सहयोग किया। तो सिंपल सा चीज है, इसको लिखना है। अब अगले में लिखना है आपको इसके बारे में, किसके बारे में लिखना है, गैरीबाल्टी का क्या योगदान था उसके बारे में लिखना है। देखिए, गैरीबाल्टी का योगदान की अगर बात करें तो गैरीबाल्टी एक महान क्रांतिकारी और पेशे से नाविक था। ये तो गैरीबाल्टी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर शायद 4 में इसका जो योगदान था उसके बारे में जो लिखा है उसी को आप लोग लिख सकते हैं। उसने अपने स्वर्ण सेवकों की सेना बना करके सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, वहां गणतंत्र स्थापित किया। बाद में उसने विक्टर इमैनुअल को शासन सौंप दिया। 1862 ईस्वी में उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूर का विरोध था, जिसकी वजह से उसने योजना को रोक दिया। अनंतर गैरीबाल्टी ने सिसिली और नेपल्स जो क्षेत्र जीता था उसको निस्वार्थ भाव से विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है और एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका था उसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अब जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान था वो बिस्मार्क ने ही निभाया था। तो इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। विलियम प्रथम ने उसे प्रधानमंत्री बनाकर अपार अधिकार दिए। मतलब कि विलियम प्रथम जो था इसने इसको बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया और बहुत ज्यादा शक्ति दे दिया, जिसके वजह से बिस्मार्क हर तरह का निर्णय लेने में समर्थ था और उसने क्या किया, रक्त एवं लोह की नीति अपना करके जर्मनी को एकजुट करने का संकल्प लिया। सबसे पहले उसने क्या किया, बिस्मार्क ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध कर सेल्सविग और होल्स्टीन, ये दो प्रदेश थे, तो सेल्सविग और होल्स्टीन प्रदेश को प्राप्त किया। उसके बाद 1866 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ सेडोवा का युद्ध कब होता है, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ सेडोवा का युद्ध किया और इस युद्ध में परसुया की विजय हुई। मतलब कि जो आपका बिस्मार्क था उसका विजय हुआ। और फिर 1870-71 में बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन को उत्तेजित किया और सेडोन का युद्ध कराया। मतलब कि नेपोलियन को भड़काया ताकि नेपोलियन बिस्मार्क पर हमला करे और जिससे कि फिर से इसको बहाना मिल जाए कि तुम हम पर सबसे पहले हमला किया हो तो हम भी तुमको तो जवाब देंगे, जिससे कि सेडोन का युद्ध करा हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और जर्मनी के सभी राज्य परसुया के नेतृत्व में संगठित हो गए। जर्मनी 1871 में वर्साई में पार्षद में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी कि विलियम प्रथम को क्या किया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से बिस्मार्क की भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण। आप लोग सिंपल सा पैराग्राफ में लिखिएगा, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ में लिखिएगा, आसान होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन पूछा यह है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभाव पर चर्चा करें। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पूछा गया है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कई कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1799 ईस्वी में होता है। अब अगर ये मान लो कि यूरोप है, ये सभी देश एक जैसा ही हालत है, सबका ही हालत एक जैसा ही खराब है, बटा हुआ है सब। अब यहाँ पे मान लो कि फ्रांस है। अब फ्रांस में अगर कोई आंदोलन हुआ जिससे कि वहाँ सभी लोग एक साथ आए, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, लोग सरकार के खिलाफ लड़ने में सफल हुए, तो आसपास के लोग देशों में भी ये भावना जगेगा कि हम भी सरकार के खिलाफ जो निरंकुश सत्तावादी
सरकार है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो वही चीज है, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के आदर्श दिए जिसने लोगों को जागरूक किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने सामंती व्यवस्था और असमानताओं को समाप्त कर एकता और समान कानून लागू किए, जिससे कि राष्ट्रीय चेतना फैली। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद ने भी विभिन्न प्रांतों को जोड़ा और संचार साधनों को एकता का भावना मजबूत हुआ। मतलब कि संचार यानी कि खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो साधन थे, उनमें भी मजबूत जो हुआ, जिसकी वजह से लोगों में एकता की भावना जगी। प्रेस और साहित्य यानी कि न्यूज़पेपर हो गया वो, और साहित्य राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न कवियों, लेखकों और विचारकों ने जनता को में स्वतंत्र और स्वराज की भावना जगाई। अगले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इस राष्ट्रवाद के प्रभाव गहरे रहे। इससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ग्रीस, बेल्जियम और अन्य देशों की में स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुए। ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे साम्राज्यों की नींव हिल गई, और इसके साथ ही लोकतांत्रिक शासन की स्थापना और नागरिक के अधिकारों की रक्षा और मार्ग प्रस्त हुआ, मतलब रास्ता निकला। तो सिंपल सा चीज है, आंसर आप लोग इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में पूछा गया। तो ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति जो होती है, वो जुलाई 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। सिंपल सा चीज है, इसी को आप लोग एक लाइन लिख देना। इसका मुख्य उद्देश्य राजा चार्ल्स 10वां, यानी कि एक राजा था जिसका नाम क्या था, चार्ल्स 10वां था। ये जो था एक निरकुश नीतियों वाला राजा था। उसने संसद को भंग कर दिया, मतलब कि संसद में जो नियम कानून थे, संसद को एक तो भंग कर दिया, और जो भी नियम कानून थे उसको भी बदलने की कोशिश की। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दिया, यानी कि न्यूज़पेपर्स की जो स्वतंत्र था, आजादी था, उसको खत्म कर दिया। केवल अमीर वर्ग को ही वोट देने का अधिकार दिया, गरीबों को कोई अधिकार नहीं दिया। इन नीतियों ने जनता में असंतोष बढ़ गया, और 27 जुलाई 1830 को पेरिस में की जनता सड़कों पर उतर आई। छात्रों, मजदूरों और नागरिकों ने बैरिकेड लगाकर विद्रोह किया। अतः यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिसे 3 गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग एक लाइन लिख दो। अनंत चार्ल्स 10वां जो को फ्रांस छोड़ करके भागना पड़ा। ठीक है। क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है। ये दूसरे राजवंश का था, और उसे जनता का राजा कहा गया क्योंकि ये जनता की सपोर्ट से बना था। और इस क्रांति ने यूरोप की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को जोर और मजबूत किया। बेल्जियम, इटली और पोलैंड जैसे देशों में भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इस प्रकार जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस और समूचे यूरोप के इतिहास का महत्वपूर्ण घटना थी। अगला और आखिरी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षेप में विवरण बताइए। यानी कि यूनान की जो स्वतंत्र आंदोलन था उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है, शॉर्ट में बताना है। तो देखिए, यूनानी स्वतंत्र आंदोलन जो था 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और उस समय ग्रीस, तुर्की के उस्मानी साम्राज्य, इसको उस्मानी साम्राज्य कहा जाता था, या फिर ऑटोमन साम्राज्य भी आप लोग लिख सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनानी जनता तुर्की के कठोर शासन, धार्मिक भेदभाव और आर्थिक शोषण से परेशान थी। ग्रीस के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने की इच्छा थी। यानी कि जो ग्रीस के लोग थे वो अपने पुरानी जो इतिहास था गौरवशाली, उसको पुनर्जीवित करना चाहता था, फिर से लाना चाहता था। तो 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया। इस आंदोलन में कवि लॉर्ड बायरन जैसे यूरोपीय बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने भी समर्थन दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ने भी ग्रीस की सहायता की, यानी कि इन तीनों देशों ने ग्रीस का सहायता किया। और क्योंकि यूरोप के लोग ग्रीस संस्कृति से गहरे लगाव रखते थे, इसीलिए क्या हुआ कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इस आंदोलन का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यह यूरोप में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना का प्रेरणा स्रोत है। यानी कि इस क्रांति की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने में मदद मिली थी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।